दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है छुटकारा। हो सकता है यह एक महज इत्तेफाक ही था कि प्रमोशन के बाद समीर को मुंबई पोस्टिंग मिली, और उससे भी बड़ा इत्तेफाक यह था कि सरकार की तरफ से जिस फ्लैट में और जिस सोसाइटी में हम रहने लगे उसी सोसाइटी में आवंटित हुआ जहां मेरी प्रिय सखी मंजू अपने पति शेखर बंसल और अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं रहती थी। काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे से टच में नहीं थे। यह कहानी कब शुरू हुई? किताब के पन्ने हवा में उड़ते रहे, पर मैं किसी भी पन्ने को पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उड़ने की रफ्तार मेरी पकड़ से भी ज़्यादा तेज़ थी। शायद पहली बार हम किसी संगीत समारोह में मिले थे, मुझे तो यहीं तक याद है। उसके बाद मंजू को संगीत से बेहद लगाव था, और मेरी तो दुनिया ही संगीत है। मंजूश्री नाम हमेशा मुझे बड़ा लगता था, इसलिए मैं उसे घर के नाम से ही पुकारने लगी थी। पहले मंजूश्री जी, फिर मंजूश्री। धीरे धीरे वह मेरे लिए मंजू हो गई। मंजूला कद, रंग ऐसा जैसे सफ़ेद झक रुई की तह लगी हो। मंजू एक कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी। एक दिन मैंने उससे मजाक में पूछा था, मंजू तू इतनी दुबली पतली, इतनी कमसिन सी है कि फूंक मारो तो उड़ जाए। भला क्या रुबाब पड़ता होगा तेरा अपने स्टाफ पर? अपने ऑफिस में आकर देख ले, गश खाकर गिर जाएगी, तब पता चलेगा कि मेरा कितना रुतबा है मेरे ऑफिस में। देखकर दंग रह जाएगी। अच्छा ये बता, तेरे बॉस तुझ पर लाइन वाइन नहीं मारते? मैं हंस पड़ी। वह मुझे अपना घनिष्ठ मानती थी। बोली, नहीं रे, बहुत ही सज्जन पुरुष है, व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है, काम को भी अच्छी तरह समझते हैं, और तारीफ़ करने में क्या कहूँ, तारीफ़ करने में तो माहिर हैं। आज वही सज्जन व्यक्ति शेखर बंसल हमारे सामने खड़े थे। व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली कि सामने वाले को बांधे ले रहा था। अपना परिचय देते हुए बोले, आप लोग नए नए आए हैं इस कॉलोनी में। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक हमारे यहाँ आ जाइएगा। कुछ ही देर में उन्होंने हमें सोसाइटी के ऑफिस, कार्यकर्ताओं और निकटवर्ती मार्केट, मेट्रो स्टेशन और मॉल्स आदि की जानकारी से परिचित करवा दिया। मैंने जिज्ञासावश पूछा, मंजू नहीं आई? वो क्या है कि आप लोगों के स्वागत की तैयारी में व्यस्त है। आज डिनर आप सब हमारे साथ कर रहे हैं ना? जब तक हम दोनों पति पत्नी हाँ और ना की ऊहापोह से बाहर निकलते, शेखर जी ने अपना स्नेह युक्त उत्तर हमें दे दिया और निर्णय भी बता दिया। 8 बजे मैं आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। हमने बहुत तेरा कहा, अरे 4 सीढ़ियों का ही तो फासला है, हम खुद ही पहुंच जाएंगे, आप ज़िद ना करें और ना ही तकलीफ़ लें। पर वे अपनी ज़िद पर अड़े रहे। अरे भाई, ये तो शिष्टाचार का तकाजा है साहब, आप लोग पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं, इतना फ़र्ज़ तो हमारा भी बनता है। शेखर जी की शिष्टता देखकर मन दंग रह गया, वरना हमने तो सुना था कि इन महानगरों में लोग अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते, और यहाँ ये महाशय थे कि क्या कहने। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने प्रिय सखी से मिलने के लिए मन बेहद उल्लासित था। हमारी गंध जैसे हमारे पहुँचने से पहले ही शेखर दंपत्ति के घर पहुँच गई थी। मंजू बेहद प्यार से मिली हम दोनों से। शेखर जी की वाक्पटुता अपना सानी नहीं रखती थी। वे बात को ऐसे कहते जैसे उस विषय को उन्होंने अपने भीतर से निकाला हो। सुधा जी, मंजू को तो आप बहुत अच्छे से जानती ही हैं। शादी से पहले वह अपनी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी। जी, मैंने मुंह हिलाकर कहा, अब मेरे घर की सीनियर एडमिनिस्ट्रेस है। मंजू के चेहरे पर स्मित दौड़ गई।
शेखर जी हंसकर बोले, मंजू से आपके बारे में इतना कुछ सुन चुका हूँ कि आपकी पूरी की पूरी जन्मपत्री ही मेरे पास है। अच्छा लगा था उनका यूँ परिहास करना। वातावरण खुशनुमा हो उठा था। खाना समाप्त हुआ। हम सब खाना पूरा कर चुके थे। मैं और मंजू बर्तन समेटने के लिए उठे ही थे तो शेखर जी ने हाथ के इशारे से हमें वहीं पर रोक दिया और स्वयं उठकर जूठे बर्तन रखाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बचा हुआ खाना भी अच्छे से डोंगों में पलटकर फ्रिज में संभाल कर रख दिया और टेबल साफ करके हम सब के बीच आकर बैठ गए। मैं उनको देखकर काफ़ी हैरान थी। भाई साहब, आप दूसरों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने उनकी प्रशंसा की। वे एक विजयी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोले, सुधा जी, जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता वह अपनी इज्जत भला क्या करेगा। उसे तो इज्जत की परिभाषा तक मालूम नहीं होगी। विशेष रूप से जो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उनसे मुझे चिढ़ होती है जो महिलाओं को इज्जत नहीं देते। शेखर जी भाषण की टोन में बोल रहे थे, लेकिन उनका बोलना भाषण नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत का तकाजा लग रहा था। कुछ दिन घर को सुव्यवस्थित करने में ऐसे ही लग गए। सुबह उठने के बाद से 9 बजे तक एक के बाद एक लगातार इतने काम पड़ते थे कि दिमाग चक्कर घिनी सा घूमने लगता था जैसे काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। चाय, नाश्ता, लंच, गुड़िया को तैयार करना। मुंबई आने के बाद समीर की व्यस्तता भी कुछ इतना बढ़ गई थी कि फल, दूध और राशन आदि की शॉपिंग के साथ साथ बैंक के काम भी मुझे ही निपटाने पड़ते थे। सारे के सारे कामों की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई थी। सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते मंजू मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी। हाँ, हाथ में थैला पकड़े शेखर जी से भेंट अवश्य हो जाती थी। 1 महीने से ज़्यादा हो गया था हमें इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, लेकिन मंजू एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे इस बात की बहुत हैरानी थी। एक दिन मैंने समीर से शिकायत सी की तो वे बोले, तुम ही मिलाना ना किसी दिन। एक दिन रोज़मर्रा के काम निपटा कर मैं तानपुरे पर रियाज शुरू करने जा ही रही थी कि किसी ने मुझे पुकारा। मैं बाहर बालकनी में निकल आई। मंजू के सलोने चेहरे के साथ एक युवा चेहरा भी बालकनी से मेरी ओर झांक रहा था। सुधा, सुधा, अगर बिज़ी ना हो तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना ऊपर। थोड़ी देर आपस में बैठकर गपशप करते हैं। बोर हो रही हूँ मैं। मैंने मोबाइल में समय देखा। 12:10 यानी लंच के लिए समीर के आने में फ़िलहाल काफ़ी देर थी। मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त था। मैंने गुड़िया को अपने साथ लिया और फ्लैट का ताला बंद करके मंजू के घर की घंटी बजा दी। यह दूसरा अवसर था जब मैं उनके घर के अंदर पहुंची थी और वो अब तक मेरे घर नहीं आई थी। इस बार आ गई, अगली बार बिल्कुल नहीं आऊँगी। क्यों? मंजू ने घबरा कर पूछा। अरे भाई, इतने दिन हो गए ना हेलो ना हाय। तू तो व्हाट्सएप के मैसेज तक का जवाब नहीं देती। कितने मैसेज कर दिए हैं मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो मंजू थूक निगल कर कंठ की शुष्कता दूर करते हुए बोली, मोबाइल चेक ही नहीं करती, वक्त ही नहीं मिलता, क्या करूं। एक ज़माना था जब मोबाइल से नज़र ही नहीं हटती थी तेरी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और न जाने क्या क्या पर हमेशा एक्टिव रहती थी। और अब क्या हुआ? अपने मनोभाव उड़ेलते उड़ेलते गरजने वाले मेघ भी बरसने लगे थे। शिकवे शिकायतों के बीच उत्तेजना में दहकने वाली आंखें भीग सी गई थी। सुधा, बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा, फिर चौके की तरफ बढ़ गई। छोटे से कमरे में दीवार के पास एक निवाड़ का पलंग पड़ा था। दूसरे कमरे में एक बड़ी खिड़की के पास केवल एक मेज़ कुर्सी जिस पर किताबें, नोटबुक और कुछ पेन रखे थे और ज़मीन पर एक मोटा गद्दा बिछा था जिस पर एक बदरंग सी जयपुरी
चादर बिछी थी, साथ ही एक मसनद और 2 तकिया रखे थे। मैं बुरी तरह हैरान थी और असमंजस में थी। क्या एक वरिष्ठ अफसर का घर ऐसा होता है? उसने चाय की ट्रे ज़मीन पर रखकर हाथ के इशारे से मुझे बैठने के लिए कहा। फिर अपनी बिटिया का परिचय कराती हुई मुझसे मिलाने लगी। यह मेरी बिटिया सुनिधि 12वीं की स्टूडेंट है। आज औपचारिक परिचय हुआ है आंटी। धीरे धीरे आपको हमारी खूबियों का पता चलता जाएगा, वह थोड़ा हंसती हुई बोली। इतने में उसका बेटा प्रदीप भी कॉलेज से घर आ गया। मंजू ने बताया कि वह बीकॉम कर रहा था। दोनों भाई बहन अपने कॉलेज के किस्से सुना सुना कर हम सबको हंसाते रहे। मेरी गुड़िया ने भी संकोच छोड़कर खूब पैरोडी की और काफ़ी अच्छे चुटकुले भी सुनाए। सुनिधि खिलखिलाकर बोली, आंटी आप तो हर दिन हमारे घर पर आया करिए, इसी बहाने आपस में अच्छा खासा हंस लेंगे। हर बार मैं ही क्यों, तुम्हें भी आना पड़ेगा। अरे भाई, अब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, पड़ोसियों से मेल जोल तो बना ही रहना चाहिए, मैंने हंसकर कहा। तो वह थोड़ी उदास हो गई। आंटी हम तो आ जाएंगे पर माँ नहीं आ पाएंगी। क्यों? एक सफल करियर वुमन के लिए एक मंजिल की दूरी नापना भला इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। वे अकेली कहीं भी आती जाती नहीं है ना, इसलिए वे केवल पापा के साथ ही कहीं भी आती जाती हैं। मैं हैरान हो गई। भाई वाह, प्यार हो तो ऐसा। जूठे बर्तन उठाते, टेबल पहुँचते, बची हुई सब्जियाँ डोंगों में पलटकर फ्रिज में रखते शेखर जी का चेहरा मुखर हो उठा। हम सभी इस रहस्यमय वातावरण में सराबोर थे कि अचानक खोलो शब्द की गरजदार गूंज के साथ विस्फोट की आवाज़ आई। इसी आवाज़ के साथ सर्वत्र सन्नाटा पसर गया। पापा आ गए कहकर सुनिधि का सहम कर दूसरे कमरे में खिसक जाना, प्रदीप का सामने टेबल पर फैलाई हुई टांगें समेटकर सीधे बैठ जाना और मंजू के चेहरे से यकायक हंसी गायब हो जाना, यह सब एक साथ घटित हुए। मैं काफ़ी हैरान हो गई यह सब देखकर। इतने सब परिवर्तनों की प्रतिक्रिया मुझ पर भी हुई। उलझन सी महसूस करते हुए मैं चुपचाप उठ खड़ी हुई। दरवाज़ा खोलते हुए शेखर बंसल की एक झलक दिखाई दी, जो शराब के नशे में धुत सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। 2 दिन तक मंजू के घर से लगातार चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती रही और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बीच बीच में मंजू का आर्तनाद भी सुनाई दे रहा था, उसकी चीखें जो सुनिधि की सिसकियों के स्वर के साथ धीमा पड़ जाता था। यह सब तो रोज़ ही होता है यहाँ। बेचारी शरीफ औरत एक दरिंदे के चंगुल में फंस गई। डस्टिंग करती हुई मेरी मेड ने मुझसे कहा तो मैं हव्वाक सी उसका चेहरा देखती रह गई। अपनी आँखों पर मैं कैसा सम्मोहन का पर्दा डाले हुई थी। आज यह सम्मोहन पर्दे को चीरता हुआ पूरी तरह से बिखर गया था। जब मैं मंजू से मिलने उसके घर गई, आंखें सूजी हुई थी, शरीर पर नीले निशान थे। आंखों से छलकते आंसू और गले के रूंधेपन से मंजू की पीड़ा स्पष्ट थी। क्या कहूँ, क्या पूछूं? ऊहापोह के धुंध में उलझा मन जब तक किसी निर्णय पर पहुंचता, मंजू का दुख मानो बांध तोड़कर बह जाने को आतुर हो उठा था। रूंधे गले से बोली, तंग आ गई हूँ मैं ज़िंदगी से, इस रोज़ रोज़ की चिक से। मामूली सी बात पर भी इनका पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। क्या मजाल जो इनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी इस घर में हिल जाए। लेकिन शेखर जी ऐसे होंगे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। न जाने कहाँ से हवा का एक झोंका आया और मंजू को उसके अतीत में खींचकर ले गया। प्रेम विवाह किया था मैंने शेखर बंसल के साथ, लेकिन जैसे जैसे परिचय की गांठें खुलने लगी, वैसे वैसे मुझे सच्चाई से अवगत होना पड़ा।
वैसे वैसे मुझे अपने बेमेल विवाह का एहसास होने लगा। ऊपर से शिष्ट और शालीन से दिखने वाले शेखर बंसल भीतर से तेज़ाब फेंकने में भी माहिर थे। अपनी बातों से वो स्त्री के सम्मान के प्रति कही गई शेखर जी की बातें, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा विश्वास मुझे ही धोखा दे रहा था। सब झूठ, सब दिखावा, एक खूबसूरत धोखा। मंजू ने कुछ देर चुप रहकर जैसे खुद पर नियंत्रण किया, फिर अपेक्षाकृत संयत स्वर में बोली, आज प्रदीप की एक्स्ट्रा क्लास थी। बोला बस से नहीं, अपने स्कूटर से कॉलेज जाऊंगा। वापसी में कोचिंग क्लास जाने में थोड़ी बहुत सुविधा होगी। बस सुनते ही शेखर जी ने वो कोहराम मचाया कि क्या बताऊं। मैं तो उनके सामने खड़ी भी नहीं हो पाती। पहले तो मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन जब वे प्रदीप को घर से बाहर निकालने के लिए आमादा हो गए, तब मैं दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई, एक दीवार सी बन गई। बस फिर क्या था, वो तमाशा किया कि क्या बताऊं। लेकिन क्यों करते हैं बंसल साहब ऐसा? आज तो पति पत्नी बराबर के हिस्सेदार माने जाते हैं, है कि नहीं? माने जाते होंगे, लेकिन मुझे तो इनसे शुरू से ही हमेशा यही व्यवहार मिला है। हिचकिचाते हुए मैंने पूछा, क्या इस तरह के व्यवहार के पीछे कोई आर्थिक कारण तो नहीं है? तो फिर तुमने मेरी नौकरी क्यों छुड़वाई? अच्छी खासी सैलरी थी, टूर पर जाती और भी बहुत सारे काम करती रहती। टूर पर जाती तो टीए डीए अलग बन जाता था मेरा। मेरी पगार से घर की ईएमआई तक कट जाती थी और इनकी तनख्वाह से घर का खर्च। दफ्तर में मेरा मान सम्मान था, समय समय पर प्रमोशन भी मिल रहे थे। बस यही शेखर बंसल से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं उनके सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ। मेल ईगो शेखर का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा उन्हें मुझ पर हावी होने के लिए उकसाता था। आखिर मैंने नौकरी छोड़ दी। अब हालात ये हैं कि सब्ज़ी, फल, दूध की शॉपिंग खुद ही करते हैं। डरते हैं कहीं 4 पैसे बचाकर मैं खुद ना रख लूँ। इन्हें लगता है ज़रूरतों की चीज़ें खरीदना भी इन्हें इनकम टैक्स की मुसीबत में फंसा देगा। मंजू के श्रीहीन चेहरे पर घृणा के भाव तेराए थे। पूरी तरह से नफ़रत से घिरी थी वह। मंजू, एक बात पूछूं? हाँ पूछना। तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है। ऐसे वैमनस्यता के माहौल में शारीरिक संबंध कैसे निभते हैं? जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, उसमें किसी तरह की भागीदारी की कोई गुंजाइश ही कहाँ है? सच कहूँ तो उस वक्त मुझे अपनी स्थिति एक बाजारू औरत से भी गई गुजरी लगती है। मंजू के दुख के अंदरूनी कलह, दुख, क्रोध और घृणा के साथ साथ उसकी बेबसी का हाल जानकर मन अवसाद से भर गया। इस वक्त मेरा मन शेखर बंसल के खिलाफ बुरी तरह घृणा से भर गया। यह कैसा रिश्ता है जो किसी बेताल की भांति हर पल उसके अस्तित्व का पीछा करता रहता है, हर मोड़ पर उसे डसता रहता है। निर्वहन की खातिर निभाना है तो बस निभाए चली जा रही है। कुछ दिनों बाद समीर का ट्रांसफ़र बड़ौदा में हो गया। व्यस्तता कुछ ऐसी रही कि 5 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर मुंबई जाना हुआ ही नहीं। अकेले में मंजू का चेहरा कई बार आंखों के सामने तैरता रहता तो घबराहट सी महसूस होने लगती। न जाने बेचारी कैसी होगी, न जाने किस हाल में है, बच्चे कैसे हैं। शेखर बंसल के स्वभाव में कुछ बदलाव आया या हालात और भी बदतर हो गए। अपने कई परिचितों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा हर प्रयास हर बार असफल ही सिद्ध हुआ। मुझे कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पाती। 5 साल का अंतराल चुपचाप दरक गया, पता ही नहीं चला। एक दिन वर्सोवा बीच पर स्थित वृद्धाश्रम का शिलान्यास करने के लिए समीर को निमंत्रण मिला था, तो मैं भी उनके साथ चल दी। मन में एक साध और भी थी
कि मुंबई जाकर मंजू से भी मिल लूँगी, देखूं आखिर उसके हालात क्या हैं। आश्रम के विशाल प्रांगण में छोटे से कॉटेज नुमा ऑफिस में हाथ में पकड़े पेन को तेज़ी से रजिस्टर पर दौड़ाती आश्रम की संचालिका को देखकर मैं हैरान रह गई। अरे ये तो मंजू है। गहरे नीले रंग की साड़ी में उसने सलीके से अपनी दुर्बल काया को छिपा रखा था। मंजू, मेरी आवाज़ सुनकर उसके होठों पर ज़रा सी दरार पैदा हुई। संपत्त स्वर में बोली, आप लोग यहाँ? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। मंजू, मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी। उसने अपनी चपरासी महिला को कैंटीन से 2 कप चाय लेकर आने को कहा और फिर मेरे साथ बाहर की ओर गार्डन में चली आई। यह गार्डन बहुत सुंदर है ना सुधा? मेरे प्रश्न का उत्तर देना उसने टालना चाहा। वह मुझे अपनी व्यथा के बारे में नहीं बताना चाहती थी। कुर्सी पर बैठते हुए मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, फिर पुनः अपना प्रश्न दोहराया। मंजू के चेहरे पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं उभर आईं। बोली, 5 साल पहले शेखर ने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया था। मन में एक हल्की सी उम्मीद की किरण कौंधी कि शायद अपने बिजनेस में उसे मेरे सहयोग और सहभागिता की ज़रूरत होगी, तो इसी बहाने मैं साथ हो लूँगी। लोगों के बीच उठने बैठने की कुव्वत थी मुझ में। आखिर जॉब तो मैं इतने सालों से करती थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा उन्हें अपनी मैट्रिक पास पीए सविता पर ज़्यादा भरोसा था। सुबह शाम रात दिन उनके मुख से सविता की प्रशंसा सुन सुनकर मन बुरी तरह ऊब गया था। तभी हमारा आखिरी बार झगड़ा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने शेखर से कुछ नहीं कहा, बस नए आयाम ढूंढती रही अपने लिए। कुछ एनजीओ से भी संपर्क स्थापित किया। यहाँ तक पहुँचाने में भी इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की है। मंजू भीगे स्वर में अपनी कहानी कहती जा रही थी। तो तू क्या सोच रही है? शेखर जी और सविता के बीच में कुछ चल रहा था क्या? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर चल भी रहा हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस इंसान को इनकम टैक्स की मुसीबत में फंसने के डर से ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में भी डर लगता था, अब लाखों का सामान भी सविता को देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है। इस तरह अलग अलग हिस्सों में कोई व्यक्ति अलग अलग बर्ताव भला कैसे कर सकता है? बीवी के साथ कुछ और बाहर कुछ। मैं यह नहीं कहती शेखर मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, क्योंकि आज भी मैं उनके जीवन में बीवी नाम की एक ऐसी वस्तु हूँ जिस पर कानूनन उनका ही अधिकार है। लेकिन अब इस तरह सिर्फ कानूनी हकदार बने रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है और मुझे अपमानित भी लगता है। दोनों बच्चों के विषय में तूने क्या सोचा है? बच्चों के विषय में सोचते सोचते तो शेखर बंसल के साथ 30 साल गुजार दिए मैंने। एक बार उड़ना सीखे तो दोनों इस घर में वापस लौटना कभी नहीं चाहते। रोज़ रोज़ की लानत मलानत से वे भी तो तंग आ गए होंगे। सुनिधि अपने इंजीनियर पति के साथ बेहद खुश है। वह इसी शहर में रहती है। प्रदीप ने भी अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। आज नहीं तो कल पढ़ाई पूरी करके उसका भी विवाह हो जाएगा। समाज में अपने प्रतिष्ठा के लिए शेखर बंसल एक बार फिर मुझे बुला लेंगे और फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। कहते कहते उसका स्वर कांपने लगा। आजीवन अपमान, अवहेलना, तिरस्कार भुगतने के बाद भी मुझे न पत्नी का सुख मिला और ना ही मातृत्व का। उम्र के इस पड़ाव पर घर की रानी होने का गौरव महसूस करने के बजाय पति के साथ एक ही छत के नीचे तलाकशुदा का सा जीवन कब तक जीती मैं परेशान हो गई थी इस दोहरे जीवन से। आखिर मेरा कसूर क्या था? मंजू मेरे कंधे पर सिर रख कर देर तक सिसकती रही।
मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसे दिलासा देती रही और पुचकारती रही, मैं अब निर्भीक होकर जीना चाहती हूँ सुधा, अपने लिए जीना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। कुछ दिन मैं और समीर आश्रम परिसर में ही निर्मित गेस्ट हाउस में रहे। कुछ दिन वहाँ बिताने के बाद फिर एक अनोखी घटना ने हम सबको बुरी तरह से हिला दिया। एक कार दुर्घटना में शेखर बंसल की मृत्यु हो गई। मंजू को लेकर हम तुरंत मुंबई पहुँचे। मंजू एक बार फिर भूचाल से घिर गई। इतने बड़े बिजनेसमैन की मौत का नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं था। मंजू की शुष्क आंखों ने पति की मौत का राजसी ठाट बाट संयत मन से देखा। लोगों की संवेदना मान सम्मान बटोरती मंजू को मैं भारी मन से देखती रह गई। पुरुष द्वारा क्रिएट की गई इन सारी दर्दनाक परिस्थितियों को ताउम्र झेलती मंजू ने जिस मुक्ति की कामना की थी वह उसे अपने आप मिल गई थी, मगर किस ढंग से। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने सुझाव भी दीजिए ताकि हम और भी ऐसी कई कहानियाँ आपके लिए ला सकें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।